जय हिंद साथियों, सिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित आकाश मिश्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सामान्य हिंदी की श्रृंखला में आप लोगों ने वर्णमाला टॉपिक का अध्ययन किया। उसके बाद आपने देखा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। इसके बाद आपने देखा हिंदी का अर्थ क्या है, और उसके साथ साथ आपने देखा व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपने देखा था। आज की कक्षा में हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यकीन मानिए आपको क्रिया जो है एक अलग अंदाज में पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ रटने से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, तो चलिए क्रिया के बारे में आज अध्ययन करते हैं। देखिए, क्रिया होती क्या है, क्रिया का क्या अर्थ होता है, क्रिया किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम क्रिया को इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में उच्चारण जो इसका होता है, इंग्लिश उच्चारण आपने देखा होगा वर्ब होता है। क्रिया का जो है इंग्लिश उच्चारण क्या होता है, वर्ब है। लेकिन जब आप इसकी क्रिया को संस्कृत में देखें तो इसी को धातु कहते हैं। संस्कृत में अगर हम देखें तो धातु कहते हैं। तो बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या संस्कृत में जितने भी धातु शब्द आते हैं क्या सबको क्रिया कहा जाता है? जी नहीं, संस्कृत के धातु शब्द को क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि संस्कृत से जब हम हिंदी की क्रिया बनाते हैं तो इसी धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं। धातु में ना प्रत्यय लगाने पर जो जिस नए शब्द की उत्पत्ति होती है, जिस शब्द का निर्माण होता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं, उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो आपने देखा संस्कृत के धातु को जब हिंदी की क्रिया बनानी है तो इस धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे। बच्चों, ये प्रत्यय और उपसर्ग जो है ये एक अलग टॉपिक है। इसको हम जब उस उपसर्ग या प्रत्यय पढ़ेंगे तो खूब डिटेल में इसको अध्ययन करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि संस्कृत के धातु शब्द में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो जिस नए शब्द की उत्पत्ति होती है, जिस नए शब्द का निर्माण होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो आपने देखा कि क्रिया कैसे बनती है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए विभिन्न आधारों पर क्रिया के भिन्न भिन्न भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विभिन्न आधारों पर क्रिया के भेद। विभिन्न आधारों पर क्रिया के भेद। तो बच्चों, अगर हम पहला आधार अगर माने कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर दो तरह की क्रिया होती है। एक आपकी होती है सकर्मक क्रिया, सेकंड जो आपकी है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। बच्चों, यथा नामे तथा कामे, जैसा नाम वैसा काम है। आप देख रहे हैं सकर्मक में यहाँ पे स उपसर्ग लगा हुआ है, और स उपसर्ग का मतलब होता है साथ। यानी जिस क्रिया में ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। और ऐसी क्रिया दूसरा, जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें हम, जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं खाना क्रिया के पहले जस्ट एक आपका यहाँ पे कर्म आया है। तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो वो आपका जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। सेकंड नंबर आप देख रहे हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक अ जो है एक निगेटिव उपसर्ग, अ का तात्पर्य होता है नहीं से, और कर्म आप जान ही रहे हैं। तो ऐसी क्रिया जिसके पास अपना कर्म नहीं होता है वो आपका अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा सोती है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, राधा सोती है।
तो आपने देखा कि जो फर्स्ट टाइप है कर्म के आधार पर दो तरह की क्रिया होती है। फर्स्ट आपकी जो होती है सकर्मक क्रिया, सेकंड जो आपकी होती है अकर्मक क्रिया। यहाँ पे क्रिया आप जरूर कर लीजिएगा, सकर्मक क्रिया, सेकंड आपकी जो है वो है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया आपने देखा है कैसी क्रिया जिसमें कर्म होता है, जैसे राम फल खाता है। सेकंड आपने देखा कर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं, जैसे राधा सोती है। बच्चों मैं आपको पहचान बताऊं ऐसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेकंडों में, तो पहचान को देख लीजिए। पहचान की बात अगर हम करें, बच्चों यदि आप किसी भी क्रिया के पहले यदि क्या शब्द लगाते हैं और एक सार्थक उत्तर आता है या उत्तर की प्राप्ति होती है, वो जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और यदि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या खाता है, तो एक उत्तर निकल के आता है कि फल खाता है। सेकंड में इसमें आपने क्या शोध की है, तो कोई उत्तर आपको प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए पहचान इसकी है कि क्रिया के पहले यदि क्रिया के पहले क्या लगाने पर उत्तर की प्राप्ति होती है, तो उसे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। तो आपने बच्चे का लॉजिक देखा है कि यदि क्रिया के पहले अगर क्या लगाने पर यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। यदि क्रिया के पहले क्या लगाने पर उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया के अन्य भेद की संरचना के आधार पर। आपने देखा कर्म के आधार पर, सेकंड आप देखिए सेकंड जो आपका है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रहता है। अगर हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो संरचना के आधार पर 5 भेद बताया गया है। और लेकिन जब इसी में एक प्रयोग एवं संरचना के आधार पर बात करेंगे तो यही क्रिया के 8 भेद होते हैं। यहाँ हम पहले संरचना के आधार पर 5 भेद देखते हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं। तो इस 5 भेद में आपके, एक सेकेंड यहाँ मैं लिखता हूँ, 5 भेद में पहला जो आपका है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। दूसरा आपका होता है पूर्वकालिक क्रिया। थर्ड आपका है परणार्थक क्रिया। फोर्थ आपका होता है
नामबोधक क्रिया। पांचवा और लास्ट आपका है कृदंत क्रिया। संरचना के आधार पर आपने देखा कि जो है क्रिया के 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, थर्ड प्रेरणार्थक, नामबोधक और आपने देखा कृदंत क्रिया। अब हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो ऐसी क्रिया जब दो क्रियाएं मिलकर कोई तीसरी क्रिया का निर्माण करती हैं तो आप संयुक्त क्रिया इसमें होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, साथ साथ हम बताते तो चल रहे हैं। यहाँ पे संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया है, फिर इसके साथ एक क्रिया और मिलती है। एक क्रिया मिलकर कोई तीसरी क्रिया का निर्माण करते हैं, लोग मिलके कोई एक क्रिया का निर्माण करते हैं। ये जो आपका है संयुक्त क्रिया का। जैसे मैं एग्जाम्पल में रखूँ, एग्जाम्पल में मुझे पाठ पढ़ने दो, ठीक है। या एग्जाम्पल और ले सकते हैं, आपने पाठ पढ़ लिया। अब आप दोनों वाक्यों में देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पढ़ना और लिया, ये दोनों दो एक्शन वर्ब है और मिलकर एक कंप्लीट जो है एक अपसयुक्त होकर एक क्रिया निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये संयुक्त क्रिया होगी। पढ़ लेना क्या है, पढ़ लिया जो है ये संयुक्त क्रिया है, आपने या पढ़ने दो। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड नंबर पर जो है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त कर लेता है और दूसरे कार्य को प्रारंभ कर देता है तो पहले वाली जो क्रिया होती है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया। यहाँ क्या होता है, इसमें जो आपका है पूर्वकालिक क्रिया में, जैसे एग्जाम्पल में रखूं, राम खाना खाकर सो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सोने से पहले खाना खाया है, तो खाना जो है ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। कर्ता ने पहले खाना खाया है, उसके बाद फिर सोया है। तो मैंने बताया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को कर लेता है तो पहली क्रिया जो होती है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसके बाद बात करेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता यहाँ स्वयं काम न करके बल्कि किसी अन्य से कार्य को करवाता है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया में एग्जाम्पल में रखूं, सीता ने पत्र लिखवाया। सीता ने पत्र लिखवाया। एक सेकंड, यहाँ एग्जाम्पल, सीता ने पत्र लिखवाया। यहाँ देख रहे हैं सीता ने पत्र लिखा नहीं बल्कि लिखवाया है, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका फोर्थ जो है, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का फर्दर और डिवीजन हुआ है। इसमें दो आते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, सेकंड जो आती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए मूल क्रिया में जो है, जैसे मैं मूल क्रिया लूं, जैसे खाना जो है एक मूल क्रिया है, खाना, खिलाना, और एक और क्रिया है खिलवाना। तो जब हम मूल क्रिया में जब हम आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो इससे जो है
प्रथम प्रत्यार्थक क्रिया का निर्माण होता है। और जब आप इसी मूल क्रिया में वाना प्रत्यय ऐड करते हैं, ये आपका जो है द्वितीय प्रत्यार्थक क्रिया में आता है। तो आपने देख लिया कि प्रत्यार्थक क्रिया क्या होती है। यहाँ कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके बल्कि किसी दूसरे के द्वारा करवाता है। साथ ही साथ आपने देखा कि प्रथम प्रत्यार्थक और द्वितीय प्रत्यार्थक कैसी क्रियाएं होती हैं और कैसे इनका निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नाम बोधक क्रिया पर। जो थर्ड आपका है, फोर्थ आपका जो है नाम बोधक क्रिया। जो नाम बोधक क्रिया क्या तात्पर्य है, यहाँ देखिए। जैसे आपने देखा होगा विकार शब्द के बारे में आपने पढ़ा होगा। इस विकार शब्दों में आप देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आप देखते हैं क्रिया। तो संज्ञा ये भी एक नाम है, ये एक नाम है। सर्वनाम भी अपने आप में एक नाम है। और इन्हीं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। विशेषण भी यहाँ एक नाम है। अर्थात जब ऐसे कह सकते हैं, जब संज्ञा और सर्वनाम में, जब संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगने से क्रिया का निर्माण होता है तो उसे हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे लाठी एक संज्ञा है और जैसे मारना मैंने दिया, तो आप कह सकते हैं लाठी मारना। लाठी मारना एक क्रिया होगी। या आप जैसे आप ले सकते हैं, आप यहाँ पे सर्वनाम ले सकते हैं। या लाठी संज्ञा से क्लियर हो रहा है, लाठी और मारना जो है, या लाठी मार, या आप यहाँ लाठी मारने और लाठी मार भी कर सकते हैं। लाठी मार एक क्रिया होती है, ये लाठी मार क्रिया है। इसके बाद हम बात करें कृदंत क्रिया क्या होती है। जैसा आपने देखा है धातु में ना प्रत्यय लगाने से, धातु आपने देखा है कि धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। लेकिन कृदंत क्रिया में जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि हर एक क्रिया में ना ही प्रत्यय लगे? तो इसीलिए कृदंत क्रिया का यहाँ रोल है। कृदंत क्रिया में ना प्रत्यय न लगे बल्कि और भी प्रत्यय, जैसे देखिए, जैसे आपने यहाँ लिखा चल में आपने ना लगाया तो चलना एक क्रिया है। लेकिन जब आप ना प्रत्यय नहीं यूज करके बल्कि आप कोई डिफरेंट प्रत्यय यूज करते, जैसे चल प्लस कर, चलकर तो एक क्रिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें चल प्लस एगा, तो चलेगा भी तो एक क्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि ना प्रत्यय का न भी यूज करने से हमें क्रिया का निर्माण होता है। तो ऐसी क्रिया जो होती है वो कृदंत क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करें, अभी आपने देखा संरचना के आधार पर, इसके बाद हम बात करेंगे प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें जो है फर्स्ट आपका इसमें होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सेकंड जो आपकी है
समजाति क्रिया। इसके बाद थर्ड जो आपका आता है सहायक क्रिया, समजाति क्रिया, और एक आप क्रिया आती है साधारण क्रिया। सहायक क्रिया का तात्पर्य है ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर किसी भी वाक्य के अर्थ को पूर्ण बनाती हैं। ये क्या करती हैं? वाक्य के अर्थ मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य को पूर्ण बनाती हैं, पूर्ण बनाती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, वह जाता। अब देखिए वाक्य जो है इनकम्प्लीट है, यदि इसमें अगर हम ऐड करते हैं वह जाता होगा, तो होगा जो है ये आपकी यहाँ पे हेल्पिंग होगा या सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया जाना के साथ ऐड करके वाक्य के अर्थ को क्या कर रही है? पूर्ण कर रही है। इसके बात करेंगे समजाति क्रिया क्या होती है। देखिए समजाति क्रिया में क्या होता है, यहाँ समान जाति क्रियाएं होती हैं, समान जाति क्रिया होती है। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे आपने देखा होगा वाक्य का निर्माण जो होता है वो कर्ता, कर्म और क्रिया से होता है। तो क्रिया एक जो है धातु शब्द है, यह क्या है? एक धातु शब्द है। और बच्चों यहाँ कर्ता और कर्म जो है ये संज्ञा भी हो सकता है या आपका सर्वनाम होता है, या आपका इन्हीं दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो समजाति क्रियाओं में क्या होता है, जो कर्म होता है वो कर्म जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम न होकर बल्कि धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं रखूँ आपके सामने, जैसे एग्जाम्पल बात करें, भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो है लड़ना, लड़ाई, ये भी धातु है और ये भी धातु है। तो ऐसी क्रियाएं जो होती है वो आपकी समजाति क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसका लास्ट जो आपका है वो साधारण क्रिया। साधारण क्रिया जहाँ पे एक क्रिया का सिर्फ एक ही काम होता है, या कर्ता जहाँ एक ही क्रिया करता है। जैसे जहाँ पे एक क्रिया करता है, कर्ता एक क्रिया करता है, यहाँ पे क्या होता है? कर्ता एक क्रिया करता है। जैसे उदाहरण में अगर देखें हम, राम पढ़ता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राम सिर्फ पढ़ने का काम कर रहा है। ये आपकी है साधारण क्रिया। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। छोटे से वीडियो में मैंने इस क्रिया के टॉपिक को इस अंदाज में पढ़ाया हूँ कि अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।